अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। हमारी पिछली कुछ लेक्चर्स के अंदर, पिछली कुछ वीडियोस के अंदर हमने डिस्कशन की थी लॉ ऑफ रिटर्न की। ठीक है, शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन की। लॉ ऑफ रिटर्न या शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन बेसिकली वो हम डिस्कस करते जा रहे थे कि वो डिपेंड करता है आपके एमपी के ऊपर। ठीक है, हमने कहा कि 3 स्टेजेस हैं जिसके अंदर एमपी डिफरेंट तरीके से बिहेव कर रहा होता है, और हमने लॉ ऑफ रिटर्न को बेसिकली उन 3 स्टेजेस में ब्रेक किया था। फर्स्ट स्टेज क्या थी? जब एमपी इंक्रीज हो रहा था। सेकेंड स्टेज क्या थी? जहाँ पे एमपी डिक्रीज हो रहा था। और थर्ड स्टेज क्या थी? जहाँ पे एमपी नेगेटिव में हो गया। ठीक है, सो पूरा लॉ ऑफ रिटर्न जो था वो एमपी के ऊपर बेस्ड कर रहा था। ठीक है, लॉ ऑफ रिटर्न अगर देखा जाए तो ये 3 स्टेजेस जो हैं इनको हम फर्दर लॉस भी कह सकते हैं। मतलब एक हमारा जो है वो लॉ ऑफ रिटर्न है, उसकी फर्दर 3 स्टेजेस हैं जिनको अब तो हम जो है ना वो लॉ के तौर पे लेते हैं, वो भी एक किस्म का लॉ ही कहलाती है। नंबर 1 स्टेज जो है उसको हम कहते हैं लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न। अच्छा, रिटर्न का मतलब क्या है? रिटर्न बेसिकली आपकी आउटपुट है। आउटपुट से मतलब क्या है कि आपने जो इनपुट लगाई उसके बदले में आपको रिटर्न क्या मिला? वो रिटर्न आपको मिला आउटपुट की सूरत में। सो जहाँ पे इंक्रीज हो रहा होगा आपका एमपी, इसका मतलब क्या है कि वहां पे आपको रिटर्न इंक्रीज होकर मिल रहा है, तो उस पहली स्टेज को हम कहते हैं लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न। सेकेंड स्टेज को हम कहते हैं लॉ ऑफ डिक्रीजिंग या डिमिनिशिंग रिटर्न। अच्छा, आप या तो ये कह सकते हैं या ये कह सकते हैं। ठीक है, दोनों एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट के तौर पे ये वर्ड्स यूज होते हैं। यहाँ पे एमपी आपका डिक्रीज हो रहा होता है। थर्ड स्टेज क्या है? लॉ ऑफ नेगेटिव रिटर्न। यहाँ पे आपका एमपी जो है वो नेगेटिव हो जाता है। सो ये 3 स्टेजेस थी जो हमारे लॉ ऑफ रिटर्न जो है उससे रिलेट कर रही थी, या शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन से रिलेट कर रही थी। आई होप आपको ये समझ आया होगा। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अच्छा, इस पे जाने के लिए हम एक चीज को देखते हैं कि जो अभी हमने प्रीवियस पढ़ा है वो कहलाता है शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन। ये वाला जो है ये कहलाता है लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन। ठीक है, या लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल भी इसको कहते हैं। रिटर्न टू स्केल सिंपली कह लें, या लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल। ठीक है, ये इसके नाम है। ठीक है, लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन, लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल, या रिटर्न टू स्केल। ठीक है, लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन जो है बेसिकली ये क्या कहता है? ये कहता है कि जैसे हमने प्रीवियस डिस्कशन में बात की है कि शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन के अंदर हमारे पास एक फंक्शन बनता है जो कि कुछ ऐसा नजर आता है। ठीक है, और शॉर्ट रन वो टाइम पीरियड होता है जिसके अंदर हमें कम से कम एक जो है ना वो इनपुट फैक्टर को कांस्टेंट रखना होता है, तो उसमें हम कैपिटल को कांस्टेंट रखते हैं। मतलब आपकी जो आउटपुट है वो डिपेंड कर रही होती है आपके इनपुट फैक्टर्स के ऊपर। वो इनपुट लेबर और कैपिटल हों तो उनमें से एक को हमने कांस्टेंट रखना है, एक को वेरी करते रहेंगे, तो आपकी जो है ना आउटपुट वो उसके ऊपर डिपेंड करते हुए एक फास्ट वे में बिहेव करेगी। ठीक है, पहले एमपी इंक्रीज होगी, फिर डिक्रीज होगी, फिर नेगेटिव हो जाएगी। ये हमारा लॉ ऑफ रिटर्न कहता था, शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन कहता था। लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन क्या कहता है? लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन कहता है कि अब आपकी फर्म इस काबिल है, इतनी कैपेबल है कि वो इसको भी वेरी कर सकती है। इसका मतलब ये है कि अब आपका जो आउटपुट है वो डिपेंड कर रहा है आपके लेबर और कैपिटल के ऊपर, बट ये दोनों वेरी किए जा सकते हैं। ठीक है, इन दोनों को वेरी करके आप अपनी आउटपुट को इंक्रीज कर सकते हैं। सो हमारा लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन सेम शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन जैसा ही नजर आएगा। फर्क क्या है कि यहाँ पे शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन में एक बार थी जो कि शो करती थी कि कैपिटल जो है वो फिक्स है, यहाँ पे वो नहीं हो। ठीक है, तो लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल जो है, ये जो लॉ है रिटर्न टू स्केल, ये लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल बेसिकली क्या है? लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल, देखें नाम को अगर हम देखें तो वो क्या था? लॉ ऑफ रिटर्न। और ये क्या है? लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल। तो नाम में क्या फर्क है? सिर्फ ये इस चीज का एडिशन हुआ है, टू स्केल का। ठीक है, वहां पे शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन था, यहाँ पे लॉन्ग रन प्रोडक्शन। ठीक है, तो रिलेशनशिप बिटवीन आउटपुट and variation in only one input factor is known as return to factors। ठीक है, ये return to factor कहलाता था, या
शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन कहलाता, ठीक है। वो क्या था कि भाई किसी एक इनपुट के अंदर वेरिएशन ला के आप उसका रिलेशन देखते थे आउटपुट के साथ, ठीक है। अब हम देखते हैं रिलेशन बिटवीन आउटपुट एंड वेरिएशन इन ऑल इनपुट्स, ठीक है। और इसको हम क्या कहेंगे, रिटर्न टू स्केल, ठीक है। उसको क्या कहते थे, रिटर्न टू फैक्टर्स, इसको कहते हैं रिटर्न टू स्केल, क्योंकि यहाँ पे सारे वेरी किए जा सकते हैं। अच्छा, तो बेसिकली इसकी भी 3 स्टेजेस, ठीक है। रिटर्न टू स्केल को अगर हम देखें एक डायग्राम में या कर्व की सूरत में, तो ये कुछ ऐसा नजर आएगा। यहाँ पे हम एमपी लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम स्केल लिखेंगे, तो ये जो है आपकी स्टेज 1, इसमें एमपी इंक्रीज हो रहा होगा, जैसे बिल्कुल हमने लॉ ऑफ रिटर्न में या शॉर्ट प्रोडक्शन फंक्शन में देखा, जहां पे हम ये कहते थे कि स्टार्ट में एमपी जो है वो इंक्रीज होता है, ठीक है। जैसे जैसे वहां पे हम लेबर ऐड करते जाते थे तो एमपी इंक्रीज होता जाता था, ठीक। वहां पे सेकंड स्टेज क्या थी, वहां पे सेकंड स्टेज ये थी कि फौरन से ही या बहुत कम टाइम के लिए वो कांस्टेंट रहता होगा एमपी, उसके बाद फौरन से ही वो डिक्रीज होना शुरू हो जाता था, और इतना डिक्रीज होता था कि वो नेगेटिव में चला जाता था थर्ड स्टेज के अंदर। यहाँ पे कुछ और है, यहाँ पे जो सेकंड स्टेज है वहां पे एमपी जाके कांस्टेंट हो जाता है, मतलब यहाँ पे ये कांस्टेंट रहता है एक खास टाइम के लिए। इसका मतलब क्या है, स्टेज 1 ये वाली जहाँ पे एमपी आपका इंक्रीज हो रहा है, सेकंड स्टेज जहाँ पे एमपी कांस्टेंट है, और थर्ड स्टेज जहाँ पे अब एमपी जो है वो डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। मतलब अगर ये यहाँ पे इसको हम 0 पॉइंट के हैं, तो 0 से पी तक का जो पॉइंट है ये स्टेज 1 है जहाँ पे एमपी इंक्रीज हो रहा है। पी से क्यू तक का पॉइंट जो है, ये बेसिकली इन पॉइंट्स को दिए गए हैं नाम, ठीक है। ये वो स्टेज है जहाँ पे एमपी कांस्टेंट है, और क्यू से हम कहते हैं कि आर का नाम दे देते हैं, तो क्यू से आर तक की वो स्टेज जहाँ पे एमपी डिक्रीज हो। सिंपल, आपने इसको बहुत डिटेल में पढ़ने के लिए कोशिश भी नहीं करनी, क्योंकि ये हमारे जितने सिलेबस में है वो इतना ही है। आपको एक तो ये डायग्राम आनी चाहिए। ये डायग्राम आपको क्या शो कर रही है, ये डायग्राम आपको बता रही है कि ये रिटर्न टू स्केल को प्रेजेंट कर रही है डायग्राम, ठीक है। और आपको प्रीवियस जो हमारा लॉ ऑफ रिटर्न था, उसमें आपको अगर एमपी याद हो तो एमपी कुछ इस तरह बनता था, ठीक है। तो ये किसको कर रही है, शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन को या लॉ ऑफ रिटर्न को प्रेजेंट कर रही है। और ये वाली डायग्राम जो है ये लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन या लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल को शो कर रही है। मतलब वहां पे क्या था, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग नेगेटिव, यहाँ पे क्या, इंक्रीजिंग कांस्टेंट डिक्रीजिंग। अच्छा, इसके पीछे लॉजिक क्या है वो भी हम देखेंगे। बेसिकली इसमें भी जो है ना आपके 3 लॉस बन गई या 3 स्टेजेस बन गई। इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, इसको कह सकते हैं लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल, सेकंड स्टेज, इसको कह सकते हैं लॉ ऑफ कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल। और डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, लॉ ऑफ डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, ठीक है। तो ये बेसिकली ये भी सारा आपका जो लॉ है, ये भी लॉन्ग रन प्रोटेक्शन फंक्शन वाला लॉ भी डिपेंड कर रहा है एमपी के ऊपर, ठीक है। अब इसको आहिस्ता आहिस्ता चल के समझते हैं। लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल जो है उसमें अगर हम देखें तो पहली स्टेज जो है उसमें इंक्रीज हो रहा है रिटर्न टू स्केल, ठीक है। if the rate of change in output is greater than the all inputs, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास 2 इनपुट फैक्टर्स हैं, लेबर एंड कैपिटल, ठीक है। ये 2 इनपुट फैक्टर्स हैं और ये दोनों आपको दे रहे हैं आउटपुट, क्योंकि ये आउटपुट जो है इन दोनों का फंक्शन। आप चाह रहे हो कि मैं इसको बढ़ाऊं आउटपुट को, तो आप पहले शॉर्ट रन में तो आप सिर्फ इसी को इंक्रीज करके इसको बढ़ा सकते थे, यहाँ पे आप इसको भी इंक्रीज कर सकते हो, ठीक है। अगर ऐसी सिचुएशन हो जहाँ पे आप इन दोनों को इंक्रीज करो, ठीक है, इंक्रीज करो, तो होगा क्या। वो कहता है द रेट ऑफ चेंज इन आउटपुट, आपका जो आउटपुट में चेंज आया है, आउटपुट में जो चेंज आया है ये ज्यादा हो, चेंज इन आउटपुट ज्यादा हो, इज ग्रेटर देन ऑल इनपुट्स, जितना आपने चेंज किया ना इनपुट के अंदर उससे ज्यादा चेंज आए आउटपुट के अंदर,
फॉर एग्जाम्पल इसको ज़रा ऐसे कर लेते हैं, क्यू है, आप इसको बढ़ाना चाहते हैं, आपने ये आपके पास फंक्शन है लेबर और कैपिटल का, आपने इसको इतना सा बढ़ाया तो क्यू में इतना ज़्यादा इंक्रीज आ गया। तो इसका मतलब क्या है कि आप कौन सी स्टेज में चल रहे हो, आप लॉन्ग रन में चल रहे हो और इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल वाली स्टेज में चल रहे हो, तो फर्स्ट स्टेज। अच्छा, ऐसा होता क्यों? ऐसा बेसिकली इसलिए होता है कि इस स्टेज के अंदर जब बिजनेस एकदम से बड़े लेवल पे काम करना शुरू करता है, वो अपने लेबर को भी बढ़ाता है, कैपिटल को भी बढ़ाता है, तो नए लोग उसको ऐड करने पड़ते हैं, नई रिसोर्सेज ऐड करनी पड़ती हैं। ठीक है, जैसे आपने फाइनेंशियल रिसोर्सेज नहीं ली, क्वालिफाइड और ट्रेन स्टाफ रखा, ठीक है, एडवांस एडमिनिस्ट्रेशन की, बेहतर टेक्नोलॉजी लेके आए, अब होगा क्या? इससे आपकी लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट जो है ना वो डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी। मतलब आपके पास पहले जो स्टाफ था वो सस्ते वाला स्टाफ होगा, वो पैसे जितने ले रहा होगा शायद उतनी आउटपुट आपको ना दे रहा हो, बट अब आपने फाइनेंशियल रिसोर्सेज ऐड की, नई इन्वेस्टमेंट लेके आए होंगे, लोन लिए होंगे, अब आपने नए लोग रखे, नए काबिल लोग रखे, ठीक है, उनको काम ज़्यादा अच्छे बेहतर करने आता है, वो जितना आप उनको पे कर रहे हो उससे कई गुना ज़्यादा आपको रिजल्ट दे रहे हैं। आपने बेहतर एडमिनिस्ट्रेशन की, टेक्नोलॉजी बेहतर की, ट्रेन स्टाफ लेके आए, उससे हुआ क्या? पहले से ही आपके पास दो लोग थे, ठीक है, एक मशीन थी, वो उस पर 5 यूनिट बना रहे थे, आपने क्या किया, आपने दो लोग और ऐड किया, अब कितने बनने चाहिए? 5 पहले बना रहे थे, अब 10 बनने चाहिए, लेकिन अब आपके पास वो जो दो नए लोग थे वो ज्यादा ट्रेंड थे, बेहतर थे, उन्होंने हो सकता है 20 यूनिट बनाना शुरू कर दिया, पहले वालों को भी हो सकता है उन्होंने साथ ट्रेन करना शुरू कर दिया। इसका मतलब क्या है? इस स्टेज के अंदर जितना आप इनपुट के अंदर चेंज करते हो उससे ज्यादा आपको आउटपुट में रिजल्ट मिलता है। ठीक है, सेकेंड स्टेज क्या है? सेकेंड स्टेज है कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल। इसमें क्या होता है? अच्छा, इसमें ये होता है कि अगर जिस तनासुब के साथ आप अपनी इनपुट बढ़ा रहे हो उसी तनासुब के साथ आपकी आउटपुट बढ़े, जैसे आप अपनी इनपुट को दुगना कर दो तो आउटपुट भी दुगनी हो जाए, तो इसका मतलब क्या है कि आप कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल में चल रहे हो। अच्छा, कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल का मतलब क्या है कि अब आप जो है ना इस फेज के अंदर हो जहां पे आपकी लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट जो है वो सेम रहेगी। अब ये क्या होती है लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट, ये मैं आपको बाद में बताऊं। थर्ड स्टेज क्या है? डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। इसमें क्या होता है कि इफ द रेट ऑफ चेंज इन आउटपुट इज लेसर, ठीक है, देन द रेट ऑफ चेंज इन इनपुट। अब आप देखें कि आपके पास जो आउटपुट है वो उसमें जो चेंज आ रहा है वो कम हो गया है आपके इनपुट की चेंज की निस्बत। फॉर एग्जांपल आपने दो गुना अपनी इनपुट बढ़ाई, दो गुना अपने फैक्टर प्रोडक्शन सेट किए, मशीन डबल कर दी, अपने लेबर को डबल कर दिया, लेकिन एक गुना सिर्फ आउटपुट बढ़ी, तो इस स्टेज को हम क्या कहेंगे? डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। इस स्टेज के अंदर आपकी लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट जो है वो इंक्रीज हो रही होती है, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट इंक्रीज हो रही होती है। अच्छा, इसको मजीद अच्छे से समझेंगे, एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। मैं सिर्फ आपको यहाँ पे कुछ चीज़ें जो है ना वो आइडेंटिफाई करूँगा, आपने जो याद रखना है। डायग्राम आपको याद रहनी चाहिए। सेकंड, इसकी 3 स्टेजेस या 3 फेजेस या 3 लॉज जो हैं, सब लॉज जो हैं वो आपको याद होने चाहिए। पहला जो सब लॉ है इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, ये वाला लॉ, इसमें आपको क्या याद रखना? इसमें आपको याद रखना है कि चेंज जो होता है आउटपुट में वो ज़्यादा होता है तनासब के साथ इनपुट में चेंज की निस्बत से। ठीक है, एक पॉइंट ये आपने याद। इसमें इसके पीछे रीज़न क्या है? इसमें आप नए क्योंकि स्टाफ हायर कर रहे होते हो वो ज़्यादा प्रोफेशनल होता है, ज़्यादा ट्रेंड होता है, ज़्यादा क्वालिफाइड होता है, आपके पास एडवांस एडमिनिस्ट्रेशन आ जाती है, आपके पास एडवांस टेक्नोलॉजी आ जाती है, आपके पास नई फाइनेंशियल रिसोर्सेज आ जाती हैं, तो आप बेसिकली क्या कर रहे होते हो? आप इकोनॉमीज ऑफ स्केल पे जा रहे होते हो। इकोनॉमीज ऑफ स्केल है क्या, ये आगे चल के डिस्कस करेंगे, इकोनॉमीज ऑफ स्केल। ठीक है, बट आपने ये याद रखना है इकोनॉमीज ऑफ स्केल कब आता है? इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल वाली स्टेज के। मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। इकोनॉमीज ऑफ स्केल जो है ना, इकोनॉमीज ऑफ स्केल एक ऐसी फेज होती है किसी भी बिजनेस के अंदर जहाँ पे आप बल्क में चीज़ें बना रहे हो। ठीक है, बल्क में चीज़ें बनाने की वजह से आपको जो कॉस्ट होती है पर यूनिट के ऊपर, जो आपकी कॉस्ट होती है ना वो कम होना शुरू हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल चाइना जो है ना वो बल्क में चीज़ें बनाता है। ठीक है, तो जब वो बहुत ज़्यादा चीज़ें बनाता है तो बहुत सी कॉस्ट जो है ना उसको कम पड़ रही होती है। ये आगे चल के हम इकोनॉमीज ऑफ स्केल में अच्छे से पढ़ेंगे, डिटेल में डिस्कशन करेंगे।
बस अभी के लिए मैं कुछ पॉइंट्स आपको नोट करवा रहा हूँ, वो आपने नोट करने हैं। थर्ड जो है वो पॉइंट इसमें जो आपने याद रखना है, पहला पॉइंट है आउटपुट इनपुट से ज़्यादा होती है, इकोनॉमी ऑफ स्केल में आप होते हो, और आपकी जो है लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट जो होती है वो डिक्रीज हो रही होती है, ठीक है। ड्यूरिंग दिस फेज लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट डिक्रीज हो रही होती है। अच्छा, कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल पे आप क्या होता है कि कांस्टेंट रिटर्न ऑफ स्केल पे आपकी चेंज इन आउटपुट जो होती है वो इक्वल होती है चेंज इन इनपुट के। जिस तनासब से आप इनपुट बढ़ा रहे होते हो उसी तनासब के साथ आपकी आउटपुट भी बढ़ रही होती है। आप कांस्टेंट इकोनॉमीज ऑफ स्केल में चल रहे होते हो, ठीक है। और इस स्टेज के ऊपर लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट जो है वो भी फिक्स रहती है, सेम रहती है, ठीक है। तो ये तीन चीज़ें यहाँ पे आती हैं। थर्ड स्टेज के ऊपर क्या होता है कि अब आपकी चेंज इन आउटपुट जो है कम हो जाती है चेंज इन इनपुट से, ठीक है। आप जो है वो डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल पे चल रहे होते हो, ठीक है। डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल पे चल रहे होते हो। और नंबर 3, आपकी जो लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट है वो इंक्रीज होगी। अच्छा, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट क्या है ये आगे चल के कॉस्ट वाले टॉपिक में डिटेल में पढ़ेंगे। अभी हम आउटपुट वाला टॉपिक कर रहे हैं, प्रोडक्ट वाला टॉपिक कर रहे हैं। तो इसके लॉस, हमने पहला लॉस शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन पढ़ा, सेकंड अब जो है हम लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन पढ़ रहे हैं। कॉस्ट को आगे चल के हमने डिस्कस करना, ठीक है। तो ये तीन स्टेजेस आपको होप सो याद होंगी, और इन तीनों स्टेजेस के तीन तीन फीचर्स आपको याद रहेंगे। एमसीक्यूज वो इन्हीं फीचर्स में से पूछेगा, ठीक है। आपके आसानी के लिए ये जो फीचर्स हैं ये मैंने लिख भी दिए हैं यहाँ पे, ठीक है, स्लाइड में। आउटपुट ग्रेटर होगा ऑल इनपुट से, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट जो है वो डिक्रीज हो रही होगी, और इकोनॉमीज ऑफ स्केल होगा। कॉन्स्टेंट रिटर्न ऑफ स्केल में क्या होगा, आउटपुट इक्वल होगा इनपुट के, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट जो होगी वो कांस्टेंट रहेगी, और कांस्टेंट इकोनॉमीज ऑफ स्केल होगा। और डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल के अंदर आउटपुट जो है वो कम होगा आउटपुट ऑल इनपुट से, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट जो है वो आपकी इंक्रीज हो रही होगी और डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल होगी, ठीक है। ये रिटर्न टू स्केल के कुछ फीचर्स है। अब इसको थोड़े से एक एग्जांपल के साथ कर लेते हैं, ठीक है। ये जो हमने बात की कि पहली स्टेज के अंदर चेंज इन आउटपुट जो है वो ग्रेटर होता है चेंज इन इनपुट से। मतलब अगर आप जो है आपके पास एक लेबर हो, एक कैपिटल हो, तो आप क्या कर रहे हो, 100 की आउटपुट ले। अब अगर मैं इनको डबल कर दूं, दो लेबर कर दिए, दो कैपिटल कर दिए, तो देखा जाए तो जिस तनासब के साथ मैंने इसको बढ़ाया है, तो मेरा ये इस तनासब के साथ जो है ना वो 200 का आउटपुट आना चाहिए, लेकिन मेरा आउटपुट कितना आ गया, 250 का, ठीक है। मैंने अपने इनपुट फैक्टर्स को डबल किया, बट मेरा जो आउटपुट था वो डबल से कुछ ज़्यादा आ गया। ये स्टेज है इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। अब कांस्टेंट की बात कर लेते हैं। एक लेबर एक कैपिटल के साथ 100 का आउटपुट मिल रहा था, दो लेबर दो कैपिटल के साथ 200 का, तीन लेबर तीन कैपिटल के साथ 300 का आउटपुट। इसका मतलब ये जिस तनासब के साथ आप इनपुट को बढ़ा रहे हो उसी तनासब के साथ आपको आउटपुट भी मिल रही है। डिक्रीजिंग में क्या होता है कि एक लेबर एक कैपिटल के साथ आप 100 बना रहे थे, पांच लेबर पांच कैपिटल के साथ आपने सिर्फ 200 बनाया, हालांकि 500 बनना चाहिए। और नो लेबर नो कैपिटल के साथ आपने सिर्फ 300 यूनिट्स बनाए। इसका मतलब है कि जिस तनासब के साथ अपना इनपुट बढ़ा रहे हैं उस तनासब से कहीं कम आपकी जो है ना वो आउटपुट बढ़ रही है, ठीक है। सो अब नेक्स्ट अपनी वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। तो होप्स हो कि आपको जो प्रोडक्शन है हमारी उसके बारे में समझ आ गया होगा। प्रोडक्शन में हमने दो लॉस पढ़े, लॉ ऑफ रिटर्न और लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल। एक शॉर्ट रन को डिफाइन कर रहा था, एक लॉन्ग रन को डिफाइन कर रहा था, ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।